कहानी की शुरुआत जैकी नाम के एक नौजवान से होती है जो हाल ही में सेना में अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर लौटा है। अब वो बेरोजगार है और एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखता है। उसका सबसे बड़ा सपना है कनाडा जाना, लेकिन उसके पिता चुपचाप उसके नाम से पैसे जमा कर रहे हैं ताकि शादी के बाद उसके लिए एक घर खरीद सकें। परिवार के लगातार समझाने और बेकार नौकरियों की सलाह से तंग आकर जैकी फैसला करता है कि अब वो अकेले रहेगा। वो घर से कुछ दूरी पर एक छोटा कमरा किराए पर लेता है। उसे सुंदर बनाने के लिए वो दीवार पर लगाने के लिए एक तस्वीर मंगवाता है, लेकिन तस्वीर टांगने के लिए उसे कील चाहिए और कील ठोकने के लिए हथौड़ा। उसके पास हथौड़ा नहीं है। कुछ ही दिनों बाद जैकी को एक छोटी दुकान में नौकरी मिल जाती है। एक रात दो शराबी आदमी वहां आते हैं। एक बाहर खड़ा रहता है और दूसरा जैकी के पास जाकर सिगरेट का पैकेट मांगता है। वो पैसे कम देता है और घमंड से कहता है कि अपने दोस्त के लिए एक बियर और कुछ चखना भी दे दो। जैकी शांत होकर उसके पीछे बाहर जाता है और कहता है, पहले पैसे दो फिर सामान मिलेगा। शराबी गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसका साथी बीच में आता है और कहता है, गुस्सा मत करो, मैं पैसे देता हूँ। थोड़ी देर बाद वो आदमी पैसे दे देता है। फिर वो अपने दोस्त से कहता है, यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते, और उसे बाहर खींच ले जाता है। बियर खत्म करने के बाद दोनों चले जाते हैं। दुकान के मालिक जैकी से कहते हैं कि अब घर चला जाए। जैकी उनसे एक रात के लिए हथौड़ा मांग लेता है ताकि घर जाकर अपनी तस्वीर टांग सके। वापस जाते वक्त उसे वही शराबी सड़क पर बेहोश पड़ा दिखाई देता है। वो उसके दोस्त को पुकारता है, तुम्हारा दोस्त दुकान के पीछे पड़ा है, लेकिन वो आदमी कंधा उचकाकर कहता है, उसे सोने दो, तुम घर जाओ। जैसे ही वो आदमी जाने लगता है, जैकी अचानक पीछे से उसे घूंसा मार देता है। गुस्से में वो पलटकर जैकी के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारता है और बुरी तरह पीटने लगता है। वो चिल्लाता है, मैंने कहा था ना चले जाओ, अब क्यों पीछा कर रहे हो। मार खाते हुए जैकी को अपने स्कूल के दिन याद आते हैं जब बच्चे उसे इसी तरह बेरहमी से पीटते थे। उसके अंदर कुछ टूट जाता है। गुस्से से कांपते हुए वो अपने बैग से वही हथौड़ा निकालता है और उस शराबी के चेहरे पर वार कर देता है। बिजली कड़कती है, बारिश शुरू हो जाती है। शराबी पानी के छींटों से हिलता है, उठने की कोशिश करता है, पर फिर दुकान के शटर से टकराकर गिर जाता है। जैकी डर जाता है, समझ नहीं पाता उसने क्या कर दिया। तभी वहां एक अंधी औरत अपने कुत्ते के साथ आती है। कुत्ता उसे धीरे धीरे उस दिशा में ले जाता है जहां शव पड़ा है। जैकी का दिल जोर से धड़कता है, लेकिन औरत को कुछ पता नहीं चलता। वो सिर्फ कहती है, रास्ते में पड़ी चीज मत खाना, और आगे बढ़ जाती है। उसके जाते ही जैकी अपना बैग उठाकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में उसे इमेजिनेशन होती है कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और उसकी माँ बेहोश होकर गिर रही है, लेकिन ये सिर्फ सपना था। उस रात वो सो नहीं पाता, सोचता है पुलिस अब तक क्यों नहीं आई। तभी उसे याद आता है कि उसने हथौड़ा घटनास्थल पर ही छोड़ दिया था। वो डर से कांप उठता है। सुबह होते ही पुलिस जांच शुरू करती है। सबूतों में उन्हें एक पॉलिथीन बैग मिलता है जिस पर उसी दुकान का नाम लिखा होता है जहां जैकी काम करता है। डिटेक्टिव डेनी उस दुकान पर पहुंचता है। वो एक सिगरेट का पैकेट खरीदता है और बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी दो शरारती लड़के चंटू और बंटू उसके पास आते हैं। चंटू उससे लाइटर मांगता है। डेनी ठंडे लहजे में कहता है, मैं सिगरेट नहीं पीता। चंटू नाराज होकर उसे गालियां देने लगता है। तभी डेनी का साथी बाहर आता है और डेनी कहता है, इन दोनों को गाड़ी में डालो, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर पार्क, जो एक ईमानदार और नेक दिल पुलिस वाला है, लड़कों को समझाता है कि दोबारा किसी अजनबी से बदतमीजी ना करें। उधर डेनी दुकान की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। उसका साथी कहता है, दोनों लाशें मिल गईं, लगता है दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। लेकिन डेनी को शक होता है। वो फिर बाजार जाता और दुकानदार से पूछता है, ये जो लड़का फुटेज में दिख रहा है, क्या उसने मरने से पहले उन दोनों को कुछ बेचा था? तभी जैकी वहां पहुंचता है। डेनी उसे बाहर बुलाकर बैठाता है। जैकी घबराकर पूछता है, क्या हम यहीं बात करेंगे? डेनी मुस्कुराकर कहता है, क्यों, पुलिस स्टेशन चलना पसंद करोगे? वो आगे कहता है, जिस आदमी ने कल तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया था उसको तुमने मारा? जैकी डर से सन्न रह जाता है। डेनी हंसते हुए कहता है, आराम करो, मजाक कर रहा हूँ, बस बताओ ये दोनों यहाँ 2 घंटे बैठे थे, क्या बातें कर रहे थे? जैकी हकलाकर कहता है, वे अपने परिवारों के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे परेशान रहते हैं। तभी डेनी का साथी दौड़ता हुआ आता है, सर अच्छी खबर है, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। दोनों ने लड़ते लड़ते एक दूसरे को मार डाला। हमें गवाह भी मिल गया जिसने उन्हें एक दूसरे पर ईंटें फेंकते हुए देखा था। पुलिस स्टेशन में शराबियों में से एक की पत्नी होते हुए कहती है, मेरा पति हमेशा शराब पीता था, लेकिन उसका दोस्त मेरी और मेरे बच्चे की फिक्र करता था। मैं अपने पति को छोड़कर उसके दोस्त से शादी करने वाली थी। बाहर निकलते हुए डेनी अपनी टीम से कहता है, मुझे अब भी यकीन नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को मारें।
उन ईंटों पर खून का कोई निशान नहीं था। उस रात जैकी का दोस्त जॉन्ग उससे मिलने आता है। तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? जैकी झूठ बोलता है, अब शायद मेरा फोन खराब है। जॉन्ग गंभीर होकर कहता है, आज कॉलेज से निकलते वक्त एक पुलिस वाले ने मेरे बारे में पूछा। उसके सवालों से लगा कि वो तुझ पर शक कर रहा है। कुछ दिन बाद ऑफिसर पार्क दौड़ता हुआ डेनी के पास आता है। सर, हमें एक बड़ी जानकारी मिली है। जिन 2 लाशों में से एक थी, वो आदमी झूठी पहचान से रह रहा था। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक वो 2009 से लापता एक सीरियल किलर था। उसका नाम था यो बॉय। जब जैकी ने ये खबर टीवी पर देखी तो स्तब्ध रह गया। अगर उसने उस रात खुद को हथौड़े से नहीं बचाया होता तो यो बॉय उसे मार देता। कहते हैं ना, कर्म हमेशा लौट कर आता है। उसी रात हत्यारे को उसके किए की सजा मिली। आखिरी शॉट में वही अंधी औरत फिर मासूमियत से अपने कुत्ते के साथ खेलती दिखती है और उसके घर के अंदर वही हथौड़ा पड़ा होता है जिसे जैकी ने हत्यारे को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। वहां कैसे पहुंचा, यही रहस्य है। हम देखते हैं कि उस अंधी औरत का कुत्ता जैकी का पीछा कर रहा है। अचानक जैकी अपने कमरे में होश में आ जाता है और उसके शरीर पर खून छिटका हुआ है। ये सब कैसे हुआ, ये हम अब जानने वाले हैं। बाद में जैकी अपनी माँ से मिलने जाता है जो उसे चर्च ले जाती है। चर्च के अंदर वो धीरे से उससे कहती है, तुम जानते हो ना, जहाँ तुम काम करते हो वहाँ किसी की हत्या हुई थी, पर जो हुआ वो भला था। उसके जैसे आदमी ऐसी सजा के लायक होते हैं। भगवान की छड़ी आवाज नहीं करती, पर वो हमेशा सही जगह पर वार करती है। चर्च के बाद जैकी नया फोन खरीदने जाता है क्योंकि पुराना फोन उस भयानक लड़ाई में टूट गया था। फिर वो अपने दुकान पर लौटकर फिर से काम करने लगता है, पर जल्दी वही अंधी महिला अंदर आती है और सिगरेट का पैकेट मांगती है। जब जैकी उसका चेहरा देखता है तो सदमे में जम सा जाता है। वो औरत मुस्कुराती और कहती है, तुम्हारी शक्ल से लगता है तुम मुझे पहचान गए। तुम सोचते थे मैं अंधी हूँ, पर मैं अंधी नहीं हूँ। उस रात मैंने खून देखा था, तब मैंने कुछ नहीं कहा और चल दी, पर अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा हथौड़ा नहीं है तो 2 मिलियन वॉन दे दो। घबराकर जैकी मोबाइल की दुकान की ओर भागता है ताकि फोन वापस करके पैसे ले सके, पर दुकानदार मना कर देता है। फोन वापस नहीं होगा, पहले अपनी ईएमआई भरो, उसके बाद ही तुम इसे सेकंड हैंड में बेच सकते हो। हार कर जैकी अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, सिर्फ 1,92,371 वॉन। वो अपने मालिक के पास जाकर एडवांस मांगता है। मालिक ठंडे अंदाज में जवाब देता है, मेरे नियम है कि मैं किसी को पैसे उधार नहीं देता। पर कुछ देर बाद रहम आ जाती है और मालिक कुछ पैसे जैकी के खाते में जमा कर देता है। फिर भी निराश जैकी चोरी चुप के अपनी माँ के घर जाकर पासबुक और चेकबुक ले आता है जिसमें उसके पिता ने उसके लिए पैसे जमा किए थे। वो बैंक भागता है और सारा पैसा निकालकर ले जाता है। बाद में जब जैकी काम कर रहा होता है, उसका बॉस आकर पूछता है, तुम लोग बाहर क्यों घूम रहे हो? जैकी जवाब देता है, कुछ नहीं सर। पर फिर उसका बॉस कहता है, बाहर एक अजीब लड़की काला चश्मा पहने खड़ी है, मुझे लगा वो मुझे घूर रही थी। ये सुनकर जैकी घबरा कर बाहर भागता है। वो खोजता है पर वहाँ कोई नहीं मिलता, सिर्फ एक खाली सिगरेट का पैकेट मेज पर पड़ा होता है। उस पैकेट पर एक एड्रेस लिखा होता है और लिखा होता है कि कल दोपहर में आना। अगले दिन जैकी उस पते पर पहुंचता है। महिला उसे कॉफी और एक कागज का कप देकर स्वागत करती है। तीखी नजर से वो पूछती है, क्या तुमने उस दूसरे आदमी को भी मारा था? जैकी हकलाता है, नहीं मैंने नहीं मारा। वो उसे पैसे देता है पर औरत सिर्फ हंसती है। अब से मुझे हर महीने 2 मिलियन वोन चाहिए। तुमने एक आदमी मारा, क्या सच में तुमने सोचा था कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? फिर वो हथौड़ा बाहर निकालती है, प्लास्टिक में इतनी सलीके से लपेटा हुआ कि फिंगरप्रिंट मिट न जाए। जब तक तुम मुझे पैसे देते रहोगे ये रहस्य सुरक्षित रहेगा। मेरा कुत्ता अक्सर सड़क से चीजें उठा लाता है। उस रात उसने तुम्हारा हथौड़ा मेरे पास लाया था। समझ रहे हो, किस्मत ने हमें मिलाया। जैकी पागल हो जाता है। हर महीने 2 मिलियन वॉन देना नामुमकिन है। हड़बड़ी में वो औरत के हाथ से हथौड़ा झपट लेता है। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, इसका मतलब मैं इसे ले रहा हूँ, वो कहता है। औरत जहर भरी आवाज में कहती है, अगर ये सच तुम्हारे घर में उजागर हुआ तो तुम्हारी माँ जिंदा मर जाएगी, तुम्हारी बहन की शादी टूट जाएगी, तुम्हारी माँ चर्च में बेइज्जत होगी। भले ही तुम साबित कर सको कि तुमने आत्मरक्षा में मारा, तब भी कम से कम 15 साल की सजा होगी। मैं चुप रहकर तुम्हारी मदद कर रही हूँ, अब बताओ क्या तुम मेरी मदद लोगे या नहीं? जैकी हकीकत समझ जाता है, वो कभी नहीं रुकेगी। वो उसे अपना कठपुतली बनाए रखेगी और ज्यादा मांगती रहेगी, उसकी जिंदगी पर हुकूमत चलाएगी। जैकी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता तो कांपते हुए हाथों से वो उसी हथौड़े को उठाकर, जिस हथौड़े से उसे ब्लैकमेल किया गया था, उस औरत पर वार करना शुरू कर देता है। बार बार वार करता है जब तक वो मर नहीं जाती। वो जल्दी से पैसे इकट्ठे कर हथौड़ा लेकर भाग जाता है, पर भागते समय वो एक खून की लकीर छोड़ देता है।
औरत का प्यारा कुत्ता उसकी तरफ भागता है और उसके खून को चाटता है, दुख में कराहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। दूध वाला जो देखता है कि उसके दरवाजे पर पैकेट बिना छुए पड़े हुए हैं, अंदर झांकता है। उसकी लाश देखकर वो घबरा जाता है और तुरंत पुलिस को बुला देता है। डिटेक्टिव डैनी अपनी टीम के साथ सीन पर पहुंचता है। अंदर कदम रखते ही डिटेक्टिव पार्क धीरे से उससे पूछता है, सर कुत्ते का क्या? कुत्ते ने अपने मालिक और खाने में फर्क नहीं समझता था। भूखा और बेचैन उसने अपनी मर चुकी मालकिन की चोटों को चाटना शुरू कर दिया और उसके मांस को खा लिया। जब पुलिस ने जानवर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने अचानक जमीन में एक जगह खोदना शुरू कर दिया। उनकी डरावनी खोज में वहां एक कंकाल मिला। जैसे जैसे और अफसर इकट्ठे होकर खोदते गए, स्पष्ट हुआ कि वहां सिर्फ एक कंकाल नहीं बल्कि 2 कंकाल थे। उनके सीनियर ने स्पष्टीकरण मांगा। एक अफसर ने रिपोर्ट दी, हम दोनों कंकालों को फॉरेंसिक भेज चुके हैं। जैसे ही रिजल्ट आएंगे हम आपको सूचित करेंगे। इसी बीच दूसरी हत्या को हुए 4 दिन बीत गए थे। जैकी ने अपना कमरा ताला लगा लिया था और बिना खाने पानी के जी रहा था। उस सन्नाटे में उसे एहसास हुआ कि इंसान 4 दिन बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है, पर उससे आगे क्या होता है वो उसे अभी तक पता नहीं था। उसके दोस्त बार बार फोन करते रहे पर जैकी ने जवाब नहीं दिया। मैंने खून किया, उसने कटुता से सोचा, तो फिर पुलिस मुझे गिरफ्तार करने क्यों नहीं आई? दूसरी तरफ एक अफसर पार्क के पास फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर आया और बोला, कुत्ते ने हर उस सतह पर चाट डाला जहां हमारे लिए फिंगरप्रिंट मिल सकते थे। कुत्ते को स्टेशन लाया गया पर सीनियर अफसर भड़क उठा और पार्क को डांटते हुए बोला, ये जानवर तो नरभक्षी है, ये किसी को भी खा सकता है, इसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। जैकी और गहरे अवसाद में डूबता जा रहा था और आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा था। तभी जोर से उसके दरवाजे पर खटखट होती है। उसका दोस्त आ गया है। जैकी ने जो पैसे उधार लिए थे वो वापस कर दिए और दोस्त से जाने को कहा, पर दोस्त बोला, मैं पैसे के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता थी। उस रात जब डिटेक्टिव पार्क अपने ऑफिस में सो रहा था, उसके सीनियर ने उसे खत लिखा। इसमें लिखा था, इस कुत्ते को इस पते पर दे दो, वो चाहे तो इसे जिंदा रखेंगे या मार देंगे, ये उनका निर्णय होगा। उन्होंने आदेश दिया। पार्क हिचकिचाया, तो आप मुझसे ये पाप करने को कह रहे हैं? पर आदेश तो आदेश होते हैं। वो कुत्ते को ले गया और जैसे वे सड़कों से गुजरे, कुत्ते ने अचानक जैकी की सुगंध पकड़ ली। जैकी अपने अपार्टमेंट में एक सैड सॉन्ग सुनते हुए बैठा था। पार्क ने कुत्ते से धीरे से कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ, न कि मारने। वहीं पास में 2 लड़के चंटू और बंटू मंडरा रहे थे। वो एक बार डिटेक्टिव डैनी के हाथों थाने में बेइज्जत हुए थे और अब बदला लेना चाहते थे। चंटू एक बियर की बोतल तोड़कर पार्क के पेट में घुसा देता है। कुत्ता डरकर भाग जाता है और दोनों लड़के भाग खड़े होते हैं। पार्क दर्द से कराह कर गिर पड़ता है पर कोई मदद के लिए नहीं आता। उसी समय जैकी अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला और अपने फोन की ओर देखा। एक न्यूज हेडलाइन उसकी नजर में आई, जी सूरा, एक मर्डरर ने अपने माता पिता को मारा और उन्हें अपने बगीचे में दफन कर दिया। जैकी ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने 2 लोगों को मारा और दोनों बुरे थे, मुझ पर कोई सबूत नहीं मिला, लगता है भगवान भी मेरे साथ है। दूसरी तरफ 2 गुंडे आपस में बहस कर रहे थे। बंटू चंटू को डांटता है कि उसने एक पुलिस को छुरा घोंपा है। चंटू सिगरेट मांगता है पर बंटू गाली देकर कहता है कि पैकेट भागते समय गिर गया था। फिर वे जैकी को आते देखते हैं। जब जैकी चंटू के कपड़ों पर खून देखता है तो उसे मालूम हो जाता है कि आदमी खतरनाक है। उसका शरीर कांप उठता है, वही अजीब संकेत जो उसने अपनी पिछली हत्याओं के समय महसूस किया था, किसी तरह की आवाज जो उसे फिर से मारने के लिए धकेलती है। सुबह होते होते चंटू और बंटू की लाशें पास ही एक गहरे गड्ढे में मिली पड़ी थी। जैकी को इस बार भी उसी की तरह बेहोशी की हालत में उसके कमरे में पाया गया, ठीक वैसा ही जैसा पहले हुआ था। जब वो होश में आया तो आश्चर्य से घूरने लगा, मैं यहाँ कैसे आया? उसके पास फर्श पर एक हथौड़ा, एक ईंट और कागज की एक स्लिप पड़ी हुई थी। जैकी ने उसे उठाया और पढ़ा, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करो। ये स्लिप उन रहस्यमयी लोगों ने छोड़ी थी जिन्होंने उसे बेहोशी की हालत में घर पहुंचाया था। नेक्स्ट सीन पास्ट में जाता है। हम जियोन को देखते हैं, वही महिला जिसने कभी जैकी को ब्लैकमेल किया था। जवान दिनों में वो सहकर्मियों के साथ ज्यादा पीती थी और पूरी तरह से नशे में रहती थी। किसी को कमरे में गैस लीक होने का एहसास नहीं हुआ। जियोन ने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर जलाई और आग भड़क उठी, उसके शरीर के हिस्से जल गए। बाद में उसने उसी तरीके को दोहराया, इस बार अपनी मां को मारने के लिए। उसने अपनी मां के नाम पर 8 अलग अलग जीवन बीमा पॉलिसियां करवा रखी थी, पर उसकी योजना तब फेल हो गई जब गैस की बदबू ने उसकी मां को जगा दिया। मां, यहाँ गैस की स्मेल क्यों है? उसने हैरानी से पूछा। मां, तुमने मेरी योजना खराब कर दी। फिर उसने एक बड़ा सा चाकू उठाया, अपने मां को चाकू मारकर मार दिया और उसकी लाश को बगीचे में दफन कर दिया। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जियोन को वही सजा मिली जो उसने अपनी मां को दी थी। कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। डिटेक्टिव डैनी और उसके साथी जियोन के कजिन के पास जाते हैं। डैनी शांति से समझाता है, हम जियोन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। जियोन की चचेरी बहन ने सच बता दिया।
वो हमेशा घमंडी थी, ऐसी लड़की जिसे दूसरों को दर्द देना पसंद था। कुछ दिन बाद जब डिटेक्टिव पार्क अपने घावों से ठीक होकर ऑफिस लौटा तो सभी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। पार्क अब भी डरा हुआ था। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि कोई मुझे मारना चाहता था। जब उसने मेरे पेट में गिलास की बोतल मारी तो मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत खून बहने लगा और मैं बेहोश हो गया। लेकिन उसके बाद उन्हें किसने मारा? उसके सीनियर ने जवाब दिया, हमें अब तक नहीं मालूम कि उन दोनों को किसने मारा, लेकिन तुम्हें आराम की जरूरत है, कुछ दिन की छुट्टी ले लो। पार्क ने हिसे दिलाक आगी, सर अगर मैं घर पर रहूंगा तो और बीमार हो जाऊंगा। अगले दिन डिटेक्टिव डैनी अपने साथी के साथ बंटू के अंतिम संस्कार में गया। बंटू की दुखी माँ ने उसे पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मेरा बेटा तो एक मच्छर तक नहीं मार सकता, फिर तुम लोग उस पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? उसके कातिल को ढूंढो। डैनी बाहर निकला और चुपचाप अपनी कार में बैठ गया। उसका साथी बोला, सर उस औरत ने अभी अभी अपने बेटे को खोया है, आपको थोड़ा नरमी दिखानी चाहिए थी। डैनी की आंखें सख्त हो गईं। मुझे मेरा काम मत सिखाओ, जिन लोगों को तुम मासूम कहते हो वही असली गुनाहगार थे, दोनों हरामी थे। फिर उसने बताया, एक बार बंटू ने सिया नाम की लड़की को प्यार के झांसे में फंसाया, फिर स्कूल के बाद उसने और चंटू ने मिलकर उसका बलात्कार किया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। किसी ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन वो उस हाथ को कभी नहीं भूल सकी जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। 1 महीने बाद उसने आत्महत्या कर ली। उसके अंतिम संस्कार के दिन एक औरत ने बंटू के परिवार पर बहुत गुस्सा निकाला, लेकिन चूंकि वो नाबालिग था उसे आसानी से छोड़ दिया गया। उसके बाद भी वे दोनों लड़के अपने अपराध करते रहे, मारपीट, चोरी, लड़कियों को परेशान करना। अगर उन्होंने ऐसा मेरी बेटी के साथ किया होता तो मैं उन्हें बहुत पहले मार देता। बाद में डैनी दुकान पर गया और जियान की फोटो दिखाई, क्या ये लड़की यहाँ आई थी? दुकानदार ने कहा, हाँ मैंने उसे देखा था, वो बाहर घूम रही थी। फिर जब डैनी ने जैकी के बारे में पूछा तो दुकानदार का चेहरा उतर गया। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया, 1 महीने की एडवांस ली और कभी वापस नहीं आया। दूसरी तरफ जैकी ने स्लिप पर लिखे टेलीग्राम नंबर पर मैसेज भेजा। जवाब आया और जैसे ही उसने नाम पढ़ा उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अगले दिन डैनी का साथी सिया के पिता से मिलने गया। आदमी की आंखों में गहरा दुख था। वो बोला, मेरी बेटी निर्दोष थी, वो सबका भला चाहती थी, लेकिन उन जानवरों ने, चंटू और बंटू ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। इस बीच जैकी डर और अपराध बोध में घिर गया। उसने पुलिस स्टेशन फोन किया, मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने मजाक उड़ाया, तो पहले अपने पाप धोकर यहाँ आना। जैकी ने ईंट और हथौड़ा बैग में रखा और घर से निकल पड़ा। पुलिस स्टेशन में डैनी ने देखा कि उसका बॉस और साथी सिया के पिता का बयान ले रहे हैं। वो कह रहे थे, दोनों नशे में थे, मैंने मौका पाकर उन्हें मार दिया। बाद में डैनी ने उनसे दोबारा पूछा, आप खुद पर इल्जाम क्यों ले रहे हैं? मैं जानता हूँ आप मर्डर नहीं हैं, मर्डर दाएं हाथ का था और आप बाएं हाथ के हैं। तभी डैनी का सीनियर गुस्से में बोला, ये बकवास बंद करो, हमारे पास उसका एक बालिया बयान है, केस खत्म। लेकिन डैनी डटा रहा, सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जब तक सबूत नहीं मिलते हम जांच जारी रखेंगे, ये हमारे विभाग की प्रतिष्ठा का सवाल है। सीनियर गुस्से में चला गया। तभी डैनी का साथी बोला, हमने उस औरत को बता दिया है कि उसके बेटे का कातिल कौन है। डैनी चौंक गया, सिया के पिता कहाँ हैं? हमने उन्हें घर भेज दिया है। वापस जाते समय सिया के पिता उस रात की घटना याद करने लगे, लेकिन घर पहुंचने से पहले बंटू की मां ने अपनी कार तेजी से चलाकर उन्हें टक्कर मार दी। डैनी और उसका साथी तुरंत पहुंचे। डैनी ने मुट्ठी भींच ली। उसे पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उधर जैकी ने अपना बचा हुआ पैसा बैंक में जमा किया, लेकिन जैसे ही बाहर निकला 2 बाइक सवार उसका बैग छीनकर भाग गए। जैकी गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। चोरों ने बैग खोलकर देखा, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। गुस्से में उन्होंने बैग पानी में फेंक दिया। खून से लथपथ जैकी को अस्पताल ले जाया गया। उसी समय डैनी भी वहां पहुंचा और सिया के पिता से बोला, आपने झूठ क्यों बोला? कोई यूं ही किसी और का दोष अपने ऊपर नहीं लेता। सिया के पिता बोले, उन्होंने मेरी बेटी को बर्बाद किया, इसलिए मैंने उन्हें मारा। उन्हें सजा देकर मुझे सुकून मिला। डैनी ने कहा, कानून सजा देने के लिए है, आप नहीं। फिर नरम लहजे में बोला, ठीक है, कल फिर बात करेंगे। थोड़ी देर बाद टेस्ट खत्म होने पर नर्स ने सिया के पिता को व्हीलचेयर पर अस्पताल लॉबी में छोड़ दिया। वो मोबाइल निकाले, टेलीग्राम खोले जहां उसे जैकी का मैसेज दिखा। तभी उसकी नजर जैकी पर पड़ी। वो गुस्से में व्हीलचेयर आगे बढ़ाने लगा, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। जैकी डरते हुए भी उसकी मदद के लिए दौड़ा। सिया के पिता ने कमजोर आवाज में कहा, जैकी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ बहुत सारे पुलिस वाले हैं, जल्दी जाओ। जैकी ने पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? वो बोला, बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। घर जाओ, टेलीग्राम चेक करो। और बेटा, धन्यवाद चंटू और बंटू को मारने के लिए। अब जाओ, देर मत करो। जैकी चुप
चुपचाप चला गया। लेकिन बाहर डिटेक्टिव डैनी कार में बैठा सब देख रहा था। उसने जैकी को अस्पताल से निकलते देखा और शक और गहरा गया। अंदर सिया के पिता व्हील चेयर पर बैठे अपनी बेटी की यादों में खो गए, दुख में डूबे। उन्होंने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली और आंखें बंद कर दी। सीन पास्ट में चला जाता है। उस रात सिया के पिता चंटू और बंटू को ढूंढने निकले थे, लेकिन जैकी पहले से वहां था। उसने दोनों को बेरहमी से मारा और खुद बेहोश होकर गिर पड़ा। वर्तमान में लौटते हैं। डैनी अब भी जैकी का पीछा कर रहा था कि तभी अस्पताल से कॉल आया। मिस्टर कोंग ने आत्महत्या की कोशिश की है, जल्दी आइए। डैनी अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। उधर जैकी ने फोन खोला और टेलीग्राम देखा। अकाउंट डिलीट हो चुका था। उसके दिमाग में वही रात घूमने लगी जब 2 आदमी उसे घर छोड़ने आए थे। उनमें से एक मिस्टर कोंग था, लेकिन दूसरा कौन था ये अब तक राज था। आखिरी सीन में जैकी की माँ और बहन उसके घर पहुंची। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से उसे खुलवाया। अंदर घुसते ही माँ डर से कांप गई। हे भगवान, मेरा बेटा ऐसी जगह पर रहता था। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। इसमें क्या लिखा था ये आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में एक अमीर बिजनेसमैन रात भर पार्टी करके होटल से निकलता है। अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए उसने छाया में खड़े एक आदमी को देखा। उसने सोचा ये उसका ड्राइवर है। उसने कहा जल्दी आओ, देर हो रही है। वो आदमी एक जैकेट पहने था जिस पर लिखा था ओनली 4 हीरोज, वही नाम जिससे जैकी को टेलीग्राम पर मैसेज मिलते थे। बिजनेसमैन कार में बैठ गया, लेकिन बीच रास्ते में फोन बजा। उसका असली ड्राइवर बोला, सर मैं पार्किंग में इंतजार कर रहा हूँ, आप कहाँ हैं? डर से उसका दिल बैठ गया। तो फिर ये कौन चला रहा है? वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही नकली ड्राइवर ने उसे बेहोश कर दिया। अगली सुबह उसका शव नदी में तैरता मिला। उस रात डिटेक्टिव ली दुकान पर आया और पूछा, जैकी के बारे में कुछ पता है? दुकानदार बोला, 4 महीने हो गए वो नौकरी छोड़ गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ है, लेकिन उसके परिवार ने उसके सारे कर्ज चुका दिए। इस बीच पार्क भी रिटायर होकर अपने घर लौट गया। इन 4 महीनों में शहर में कई खून हुए, लेकिन पुलिस कुछ पकड़ नहीं पाई। आखिरकार जांच टीम हटा दी गई। डैनी का साथी जेम्स बोला, ये केस हमें देना चाहिए था, हम शुरू से इस पर काम कर रहे थे। डैनी बोला, वे लोग कुछ सुलझाने नहीं आए थे, बस दिखावा करने आए थे। ये सुनकर डिटेक्टिव ली बोली, तो तुम्हें लगता है हम दिखावा कर रहे थे? जब सबूत नहीं होते तो हालात को दोष दो, भावनाओं को नहीं। डैनी ने पलटकर कहा, तुम अपनी नाकामी का दोष हम पर डाल रही हो ताकि तुम्हारी बदनामी ना हो। ली ने ठंडी हंसी हंसी, हर शुक्रवार रात 10 बजे मेरा शो टीवी पर आता है, देखना मत भूलना। अगले सीन में एक यूट्यूबर जिन दिखाई देता है जो गेमिंग और क्राइम स्ट्रीमिंग से मशहूर था। उसी रात उसकी डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही वो हैरान रह गया। सामने डिटेक्टिव डैनी खड़ा था। डैनी मुस्कुराते हुए अंदर आया। मैं इस मोटे से थोड़ी मदद लेने आया हूँ। जिन ने भौहें चढ़ाई, अजीब आदमी है ये। आप कई महीनों से इस मामले की जांच कर रहे हैं, फिर भी आपको एक भी सुराग नहीं मिला। ये दिखाता है कि आजकल पुलिस अपना काम गंभीरता से नहीं लेती। डैनी ने तंज कसा, लेकिन हम तुम्हें एक बार पकड़े तो थे, है ना? जिन असहज होकर खिसका, वो बहुत वक्त पहले की बात है, मुझे शर्मिंदा मत करो। डैनी ने आगे झुककर कहा, केस को देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखता है। जिन ने फाइलें ध्यान से पढ़ी। शुरू में हमले अड़ियन लगते थे, जैसे अनजाने में किए गए हों, लेकिन हाल के मामलों में किलर बार बार बिल्कुल सटीक चुभाता है। ऐसा लगता है वो धीरे धीरे माहिर हो रहा है। फिर भी एक बात अजीब है, हर जिस व्यक्ति को उसने मारा वो खुद एक अपराधी था, इसलिए किसी तरह से उसे बख्श दिया जा रहा है। तभी डिलीवरी बॉय आ पहुंचा। जिन ने अपना खाना लिया और अंदर वापस आया कि डैनी ने अचानक अपने साथी को बुलाया और उसे अंदर आने को कहा। फोन थमाते हुए डैनी ने बटन दबाया। तुम इतनी जानकारी कैसे रखते हो? तुम हमारे साथ थाने चल रहे हो। जिन की आंखें फैल गईं। तुम अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो। तुम्हारे पास वारंट भी नहीं है। डैनी और करीब आया, आवाज गहरा कर कहा, तो चुपचाप आओ, कुछ सवालों के जवाब दो और घर चले जाओ, नहीं तो मैं वारंट लेकर लौटा इस जगह को ध्वस्त कर दूंगा और तुम्हारे सारे खिलौने तोड़ दूंगा। सोच समझ कर चुनो। हिचकिचाते हुए जिन को स्टेशन ले जाया गया। जब डैनी के बॉस आए और उसके बयान को सुना तो वे उड़े। तुम मुझे यहाँ इस बकवास के लिए खींच कर लाए? मोटे आदमी को जाने दो, मैं जा रहा हूँ बाहर। डैनी के साथी ने फुसफुसाया, सर सारी जानकारी उसे इंटरनेट से मिलती है, हम उसे यहाँ रोक नहीं सकते। इसलिए डैनी ने खुद जिन को वापस उसके घर पहुँचाया। जिन चिड़चिड़ा और चुप बैठा रहा। डैनी बोला, इस मामले में मुझे एक भी सुराग नहीं मिल रहा। जिन ने कहा, उसका मुझसे क्या लेना देना, तुम पुलिस हो, ये तुम्हारी नौकरी है। डैनी चिढ़कर बोला, तुम भी यूट्यूब पर वही काम नहीं करते। ध्यान से सुनो, अगर तुम कुछ सीखोगे और मुझे नहीं बताओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाद में जब डैनी एक छोटे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, उसकी नजर एक पहचानी चीज पर पड़ी, जियोन का कुत्ता। वो उसका पीछा करने लगा और देखा कि कुत्ता कचरे से खाना उठाकर जियोन के खाली घर ले जा रहा है। डैनी का दिल दर्द से बैठ गया। दूसरी जगह जिन अपने टॉयज का नर्वसली इंस्पेक्शन कर रहा था। डैनी ने पहले उनके गले मोड़ दिए थे, तभी और दरवाजा खटखटाया गया। एक डिलीवरी बॉय दरवाजे पर टोफू लेकर खड़ा था। जिन ने उसे थैंक यू कहा, पर धीरे से चेताया कि तुम सावधान रहना, एक पागल जासूस मेरा पीछा कर रहा है। वो डिलीवरी बॉय जैकी था।
जैसे ही जैकी सीढ़ियां उतर रहा था, एक जासूस ने उससे सवाल किए। पास वाली कार में डैनी जेम्स के साथ बैठकर और देख रहे थे। जेम्स ने भौहें चढ़ाई। सर, आप इस यूट्यूबर का पीछा क्यों कर रहे हैं? डैनी की आंखें तेज थीं। सालों पहले मैं एक हत्यारे का पीछा कर रहा था। इस यूट्यूबर ने उसे बचाया था। मुझे शक है कि वो अब भी वैसा ही कर रहा है। एक और जासूस उनके पास आया। सर, जिनके घर एक और डिलीवरी बॉय है, वो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता। डैनी की नजरें स्थिर हो गईं। उसने आदेश दिया, उसे अब करो। फिर वो जिम के रूम में घुसा, कंप्यूटर के केबल खींचे और गुर्राया, क्या तुम हत्या के शिकार चुनते हो? बाहर जैकी और डैनी के लोग चेहरे से रहित डिलीवरी बॉय का पीछा करने लगे। लाल बत्ती पर जेम्स कार से कूदकर दौड़ा। लड़का सड़कों में भागा, पर जेम्स ने लगातार पीछा किया और अंत में उसे पकड़ लिया। भीतर डैनी जिन के रूम में तोड़फोड़ कर रहा था। उसके खिलौनों को एक एक करके नष्ट कर रहा था। जिन ने विरोध किया, जो आप कर रहे हैं वो कानून के खिलाफ है। डैनी ने अनदेखा किया और एक और पुतला तोड़ दिया। उसी समय पकड़ा हुआ डिलीवरी बॉय दरवाजा तोड़ के भाग निकला। पुलिस अंदर घुसी और डैनी को पकड़ के ले गई। अब 4 महीने पहले की सच्चाई उजागर हुई। 4 महीने पहले जैकी ने अपने माता पिता के लिए एक पत्र लिखा था। प्रिय माँ और पिताजी, मुझे अभी तक अपने असली मकसद का पता नहीं चला है, इसलिए मैं अपने जीवन का मकसद ढूंढने के लिए कनाडा जा रहा हूँ। कृपया मुझे बिना बताए जाने के लिए माफ कर देना। एयरपोर्ट पर उसने टीवी पर न्यूज सुनी कि जिन्हें उसने मारा वो दोनों हाई स्कूल से ही अपराधी थे। पहली बार उसके चेहरे पर राहत की एक झलक आई। जिज्ञासु होकर उसने ऑनलाइन सिर्फ 4 हीरो सर्च किया, पर कुछ नहीं मिला। उसके खाते में कम पैसे थे, इसलिए कनाडा इम्पॉसिबल था। इसकी जगह वो बुसान के लिए ट्रेन पकड़ी। जब ट्रेन आखिरकार खाली हुई, जैकी एक घोषणा पर जागा। उसने चारों ओर देखा और देखा कि उसके पास एक लड़का बैठा है। वो लड़का मुस्कुराया। मैं 4 हीरो में से एक हूँ। देर हो गई, माफ करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो जैकी को अपने घर ले गया। साथ मिलकर हम इस दुनिया के लिए बड़े काम कर सकते हैं, और जब समय आएगा मैं तुम्हें मिस्टर कांग के साथ तुम्हारे घर भी पहुंचा दूंगा। लड़के ने जैकी को देखा और कहा, मैं उस रात तुम्हें घर छोड़ने गया था। शुरू में मुझे विश्वास नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति की मैं तलाश कर रहा था वो तुम ही हो। क्या तुम्हें पता है जैकी, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, एक शक्ति। हर इंसान जिसे तुम मारते हो बाद में अपराधी निकला, और सबसे अजीब बात, हर बार जब तुम वार करते हो सबूत अपने आप गायब हो जाते हैं। जैसे भगवान भी चाहता है कि तुम ये काम करते रहो और इस दुनिया की गंदगी को साफ करो। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। मेरे पास 50 मिलियन है। इसके साथ तुम अपना कनाडा का सपना भी पूरा कर सकते हो। जैकी चुप खड़ा रहा, समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन जिन उसके सामने बैठा और ठंडे स्वर में समझाया, जब भी तुम किसी बदमाश से मिलोगे तुम्हें अपने शरीर में एक अजीब शक्ति महसूस होगी, मार डालने की। जैकी ने सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता, पर जिन ने सिर्फ तंज कसा। तुम देखोगे। बाद में जैकी जिन के कमरे में गया। तुमने कहा मेरे और साथी हैं, वो कहाँ हैं? उसने पूछा। जिन ने जवाब दिया, तुम पहले ही एक से मिल चुके हो, मिस्टर कांग, अस्पताल में। बाकी जिससे मिलना है अच्छा होगा कि तुम उससे ना मिलो। मेरे पीछे एक अलमारी है, जो चाहिए ले लो। जैकी ने अलमारी खोली और एक छिपे हुए कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो जगह अजीब और भयावह चीजों से भरी थी। अपराधियों की फाइलें, हथियारों का संग्रह और अनगिनत अन्य रहस्य। उनमें से जैकी ने एक हथियार चुना। उसने दरवाजे पर लटकी काली जैकेट पहनी, उस पर 4 हीरो का एम्ब्लम सिला हुआ था, और वो रात में निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद जैकी सड़क पर एक व्यवसायी से टकरा गया। उसी क्षण फिर वो अजीब मार डालने की प्रवृत्ति उसके अंदर उठ खड़ी हुई। तब उसे पता चल गया कि जिन सही था। जैकी ने उस आदमी को अगवा कर लिया और उसे एक सुनसान समुद्र तट पर ले गया। वहां उसने डरे हुए आदमी को एक कुर्सी से बांध दिया। बिजनेसमैन गिड़गिड़ाने लगा, मेरे छोटे बच्चे हैं, वो अभी स्कूल में हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जैकी की आवाज शांत लेकिन डरावनी थी। अगर तुमने सच में कुछ गलत नहीं किया तो मुझे तुम्हें मारने का मन क्यों हो रहा है? जरूर तुमने कुछ किया होगा, नहीं तो किस्मत हमें आमने सामने क्यों लाती? बिजनेसमैन ने डर से कहा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें गलती से टक्कर मारी थी, उसके लिए भी माफी मांग ली थी। क्या तुम सिर्फ उसी वजह से मुझे मार दोगे? उसी वक्त जिन वहां आ गया। उसने बिजनेसमैन का फोन लिया और लैपटॉप से जोड़ा। कुछ सेकंड में छिपी हुई फाइलें खुल गईं। एक गैलरी भरी हुई थी वीडियो से, जो उस आदमी के भयानक अपराधों को दिखा रही थी। उसने एक नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती की थी। बिजनेसमैन चिल्लाया, ये सब गलतफहमी है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जितना चाहो। लेकिन जैकी की आंखें अब बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। उसने चाकू निकाला और उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। अगली सुबह बिजनेसमैन की लाश पानी में तैरती मिली। बाद में जैकी ने जिन की तरफ देखा और कहा, मुझे जीने की वजह मिल गई। वो अपने जिम गया, लॉकर खुला और अपने हथियारों से भरा बैग निकाला।
इसके बाद जब भी जिन उसे किसी अपराधी का वीडियो भेजता, जैकी उन्हें ढूंढकर मार देता। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, न सबूत न कोई गवाह। उनके अफसर गुस्से में आग बबूला हो गए और सबको डांटने लगे। कुछ पुलिस वाले तो भड़क कर अपने ही अफसर पे टूट पड़े, जिसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया। डिटेक्टिव डेनी को भी सस्पेंड कर दिया गया, जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया था। इस बीच जैकी अपने काम में लगा रहा। एक एक कर वो अपराधियों को ढूंढता और मारता गया। हर हत्या के साथ उसे इस काम में मजा आने लगा। डर की जगह अब रोमांच ने ले ली थी। पर डिटेक्टिव डेनी की जिंदगी बिखरती जा रही थी। आखिरी सीन में एक पुलिस वाला एक डिलीवरी बॉय को तस्वीर दिखाता है। क्या तुमने इस आदमी को देखा है? लड़का ध्यान से देखता है। हाँ, ये जैकी है। अफसर झुककर पूछता है, वो कहाँ मिलेगा? मुझे उससे बात करनी है। आखिर किसी ने जैकी का पता लगा ही लिया था। उसका ठिकाना अब राज नहीं रहा। अब सवाल ये है, डैनी जैकी को कैसे पकड़ेगा? क्या जैकी की अब तक की किस्मत उसे फिर बचा पाएगी? और ये नया पुलिस वाला जो अब उसके रास्ते पर आ चुका है, उसकी कहानी में क्या भूमिका निभाएगा? आजकल जैकी एक सुपरमार्केट के मछली विभाग में काम करता है ताकि अपनी रोजी कमा सके। लोग अक्सर उससे सवाल करते हैं, लेकिन वो बहुत कम बोलता है। वो चुपचाप अपना दिन गुजारता है, आम लोगों के बीच रहकर। लीना भी अपनी पहचान छिपा कर रहती है। एक समय था जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसका एमएमएस लीक कर दिया था और उस शर्मिंदगी ने उसे अपने शहर से दूर भागने पर मजबूर कर दिया था। अब वो भी उसी सुपरमार्केट में काम करती है जहां जैकी काम करता है। वो भी कम बोलती है। वो भी हर अजनबी को शक की नजर से देखती है। एक दिन दोपहर में एक झगड़ालू औरत दुकान में आ गई। उसने 3 दिन पहले खरीद सामान का रिफंड मांगा, ये कहते हुए कि चीजें खराब थी। लीना ने सिस्टम चेक किया, पर वहां उस खरीद का कोई रिकॉर्ड नहीं था। मैनेजर आया और बोला, रिफंड दे दो और कुछ चीजें फ्री में भी दे दो ताकि वो शांत हो जाए। वो औरत गुस्से में दुकान से बाहर निकली, लेकिन जब अपनी कार तक पहुंची तो देखा उसकी विंडशील्ड पर एक सिगरेट का टुकड़ा रखा था। गुस्से में उसने पास खड़े जैकी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। जैकी ने ठंडे स्वर में कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ इसका मतलब नहीं कि ये मैंने किया है। औरत बोली, मेरी कार में डैश कैम है। जैकी मुस्कुराया, तो उसमें वो फुटेज भी होगी जिसमें तुमने दुकान से चोरी की थी, वही चीजें जिनका अभी अभी रिफंड लिया है। अपना फोन दो, मैं खुद पुलिस को बुलाता हूँ। ये सब लीना अंदर से देख रही थी। रात में वो जैकी के पास आई और बोली, तुम मेरे जैसे हो। जब कोई तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछता है तुम चुप रहते हो और दूर रहते हो। तुम भी अपने घर से दूर सुपरमार्केट में काम कर रहे हो। जैसे मैं, तुम बेकार ग्राहकों से सख्ती से पेश आते हो। जैसे मैं, कभी मेरे भी बड़े सपने थे, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। अब बस एक सामान्य जिंदगी चाहती हूँ। दूसरी ओर रिटायर्ड अफसर पार्क डेनी से मिलने आता है। वो एक कुत्ते को देखकर पूछता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? डेनी कहता है, ये सड़क पर मिट्टी खा रहा था इसलिए मैंने इसे अपना लिया। पार्क पूछता है, और तुमने जेम्स के कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? डेनी कंधे उचकाता है, वो मुझे परेशान कर रहा था इसलिए मैंने उसे यहीं बुलाया। थोड़ी देर बाद जेम्स आता है। उसकी आवाज में नाराजगी है। सर, अगर आपने मुझ पर भरोसा किया होता तो हम अब तक कातिल को पकड़ लेते, आपको सस्पेंड भी नहीं किया जाता, लेकिन आपने मुझसे सब कुछ छिपाया। फिर भी हम उसे पकड़ेंगे। क्या आपको पता है प्रोफेसर योंग की बुसान में हत्या हुई है? जब जैकी हमसे भागा था वो वली गया था। डेनी ने कहा, बुसान में बहुत हत्याएं हुई हैं, किसी को पकड़ा नहीं गया। तो चलो, हमें खुद वहां जाना होगा। दोनों जैकी के घर पहुंचे। उसकी माँ और बहन ने बताया कि वो गुम है। जेम्स बोला, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? एक काम कीजिए, पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाइए, फिर हम आपके बच्चे को ढूंढेंगे। इस बीच लीना अकेले रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। एक युवक डोंग उसे लगातार देख रहा था। परेशान होकर लीना बोली, क्या देख रहे हो? मेरा एमएमएस देखकर तुम्हारी इच्छाएं जाग गई? डोंग बोला, नहीं, मुझे लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ। शायद तुम भूल गई हो। मेरा नाम डोंग है। तुम्हारी वैक्स की दुकान स्कूल के सामने थी, याद है? शाम को दोनों फिर मिले। धीरे धीरे बातों में एक नाजुक दोस्ती बनने लगी। इधर जैकी की माँ और बहन पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। डेनी और जेम्स बुसान पहुंचते हैं और स्थानीय पुलिस से मदद मांगते हैं, लेकिन वहां के अफसर कहते हैं, हम पहले से इन हत्याओं की जांच कर रहे हैं, किसी बाहरी को बीच में मत डालो। डेनी ने सख्त लहजे में कहा, हमारे पास आधिकारिक आदेश है, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मजबूरी में वो मान जाता है। अगली सुबह जैकी अपने घर से निकलता है। लिफ्ट में उसे एक लड़का दिखता है। कुछ उसकी चाल ढाल को देखकर जैकी को शक होता है। वो उसे मारने ही वाला था, पर खुद को रोक लेता है। उसी वक्त लीना का फोन बजता है। डोंग का कॉल था। वो चौंक कर पूछती है, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? डोंग बोला, ये तो बस एक नंबर है, ढूंढ लिया। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जब लीना उससे मिलने जाती है, डोंग कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर चुका हूँ, मैं थोड़ा परेशान हूँ। कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है।
उस रात वो लीना के घर रुकता है। उसने उसे रुकने दिया लेकिन उसका दिल ठंडा ही रहा। अगली सुबह डोंग अपनी मंगेतर के पास लौटता है। वो कहता है मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है, हमारी शादी करीब है लेकिन ये काम भी जरूरी है। जब उसकी मंगेतर उसे छोड़ने निकलती है तो उसकी नजर कार में रखे सामान पर पड़ती है। वो समझ जाती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम काम पर नहीं जा रहे, अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने जा रहे हो। जाओ मजे करो, लेकिन याद रखना तुम्हें मुझ जैसी पत्नी कभी नहीं मिलेगी। अगले दिन जैकी सुपरमार्केट पहुंचा। उसने देखा कि लीना किसी अनजान आदमी से बात कर रही है। उसे नहीं पता था कि वो आदमी डोंग है और वो अब लीना का बॉयफ्रेंड बन चुका है। उस शाम जब डोंग सो गया तो लीना ने उसका फोन उठाया और उसकी गर्लफ्रेंड के मैसेज पढ़ने लगी। डोंग अचानक जाग गया और गुस्से में उसका फोन छीना। लीना चिल्लाई, तुमने कहा था तुमने ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास रखा, लेकिन अब दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रहे थे, सच बताओ। डोंग बोला, जब मैंने तुम्हारा एमएमएस देखा तभी मेरी इच्छा जाग गई थी, मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता था। ये सुनकर लीना का गुस्सा फट पड़ा। झगड़ा बढ़ता गया। आखिरकार वो चिल्लाई, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सब बता दूंगी। बस इतना सुनते ही डोंग का गुस्सा फट पड़ा। उसने लीना का गला दोनों हाथों से दबा दिया। धीरे धीरे उसकी जान निकल गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। बाद में डोंग शांत बैठा, हांफते हुए सोचने लगा कि अब क्या करे। अगली सुबह टीवी पर खबर चली, एक युवती आग में जलकर मरी। जैकी ने खामोशी से टीवी बंद कर दिया बिना आगे सुने, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। डोंग ने अपने ही अपार्टमेंट में आग लगा दी ताकि उसकी मौजूदगी का हर निशान मिट जाए और कोई सबूत न बचे जो उसे इस जुर्म से जोड़ सके। बाद में डेनी ने पुलिस से इस केस के बारे में पूछा तो एक अफसर ने जवाब दिया, वो लड़की सुपरमार्केट में काम करती थी, वो अपने माता पिता के अलावा किसी से बात नहीं करती थी। मौत का कारण आग। डेनी ने सिर हिलाया। संभव है कि उसकी हत्या हुई हो, हमें जांच करनी चाहिए। जब जैकी सुपरमार्केट लौटा तो उसके एक साथी ने धीरे से सच्चाई बताई, लीना मर गई है, किसी ने उसे मार दिया। तभी अचानक एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया, पागल रिटायर्ड अफसर शकाल। उसने जैकी पर हमला कर दिया और उसके पीछे दौड़ा। जैकी गलियों से भागते हुए किसी तरह उससे बच निकला। उसी समय डेनी और जेम्स सुपरमार्केट में दाखिल हुए। डेनी की नजर जैकी पर पड़ी और वो भी उसके पीछे भागा। जैकी भागते हुए एक स्टोर रूम में घुसा, लेकिन शकाल पहले से वहीं था। उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और गुर्राया, खड़ा हो जा, हमें बहुत दूर जाना है। तभी डेनी के कदमों की आवाज करीब आने लगी। मौके का फायदा उठाकर जैकी शकाल को धक्का देकर भाग गया। जब डेनी अंदर आया तो कमरा खाली था। बाहर जेम्स ने रिपोर्ट दी, किसी ने सीसीटीवी फुटेज वाली हार्ड डिस्क चुरा ली है। डेनी ने मैनेजर को जैकी की फोटो दिखाते हुए पूछा, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? मैनेजर ने कहा, हाँ, ये हमारा कर्मचारी है। एक पुलिसकर्मी आगे बढ़ा और चिल्लाया, बहुत हो गया, डेनी, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। डेनी गुर्राया, तो क्या हुआ, मैं ड्यूटी पर ना भी रहूं, काम करता रहूंगा। एक और अफसर ने बीच में कहा, बस करो, चलो इस लड़के के घर चलते। उधर अंधेरे कमरे में शकाल बैठा था, चोरी की हुई सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। धुंधली तस्वीरों में डोंग और लीना बात करते दिख रहे थे, वही लड़की जो मारी गई थी। इस बीच डोंग एक क्लिनिक में डरा हुआ बैठा था। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें HIV है, ये शुरुआती लक्षण है, अगर ध्यान रखो तो ठीक हो सकते हो। ये सुनकर डोंग हिल गया। वो बाहर निकला और अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया। दूसरी तरफ से उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे भी HIV है, कुछ दिन पहले मैं एक दोस्त के साथ बाहर गई थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। डोंग का गुस्सा फूट पड़ा। उसने फोन को कस कर पकड़ लिया। जब वो अपार्टमेंट लौटा तो सन्न रह गया। शकाल पहले से अंदर था, अंधेरे में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। शकाल ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम लीना को जानते थे ना, तुमने भी इसके साथ सोया था? डोंग हकलाया, हाँ, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। शकाल ने दबाव डाला, उस रात तुम्हारे झगड़े की आवाज पड़ोसियों ने सुनी थी, सच बताओ वरना मामला बिगड़ जाएगा। डोंग ने घबराते हुए कहा, अब मैं लीना को डेट कर रहा था, जब उसे पता चला कि मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है तो उसने मुझसे झगड़ा किया, शायद पड़ोसियों ने वही सुना होगा, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। शकाल धीरे से ताली बजाने लगा, उसकी आंखों में मजाक था। डोंग भड़क गया, क्या तुम्हारे पास गिरफ्तारी वारंट है? शकाल गुर्राया, साले, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। उधर जैकी ने जिन को फोन किया, उसकी आवाज कांप रही थी, पुलिस मेरे पीछे है, मैं भाग गया हूँ। जिन ने चेतावनी दी, फोन बंद कर दो, कहीं चिल्लाओ, मैं संभाल लूंगा। दूसरी ओर शकाल ने डोंग को टेप से कसकर बांध दिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, मैं एक हरामजादे को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं हमेशा तुम जैसे लोगों को ढूंढ लेता हूँ और मार देता हूँ। डोंग ने विनती की, अगर मैं सच बता दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? शकाल मुस्कुराया, तो तुम मान रहे हो कि तुमने लीना को मारा है? ठीक है, अपना एक बारी बयान लिखो। डोंग का हाथ कांपता हुआ पन्ने पर चलने लगा और यहीं से झूठ
और खून का जाल और गहरा हो गया। डोंग अपना बयान पूरा नहीं कर सका। गुस्से और जल्दबाजी में उसने लीना को मार दिया, कुछ भी लिखे बिना। बाद में उसे पछतावा हुआ क्योंकि अब उसकी मौत की सच्चाई कभी दर्ज नहीं होगी। उसने पूरा कमरा साफ किया, हर कोना पूछा ताकि फोरेंसिक टीम को एक बाल या कोई निशान तक न मिले। इस बीच डेनी एक पुलिसकर्मी के साथ जैकी के घर पहुंचा, जबकि जेम्स दूसरे अफसर के साथ डोंग के घर गया। रास्ते में जेम्स की मुलाकात अनजाने में शकाल से हो गई। उन्होंने डोंग के दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं मिला। जेम्स और उसके साथी ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर धुएं से भरा कमरा था, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का धुआं। जेम्स ने दीवार पर कान लगाया, कहीं से धीमी सी आवाज आ रही थी। तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने सन्नाटा तोड़ दिया और जेम्स को उछालकर पीछे फेंक दिया। वो बुरी तरह घायल हो गया और इस तरह तनाव बढ़ता गया। कहानी अगले मोड़ का इंतजार में थी। पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा, वही जिसे देखकर जैकी को पहले ही बुरा एहसास हुआ था। पूछताछ में उसने कबूल किया, मुझे जैकी का चेहरा पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसके कमरे की चाबी चुरा ली, अंदर जाकर फायर एक्सटिंग्विशर छिड़क दिया ताकि उसका कमरा गंदा हो जाए। फिर उसने मेरे खिलाफ शिकायत क्यों की? लेकिन अफसर का जवाब सख्त था। एक लड़की की हत्या हो चुकी है और तुमने उसके कमरे में छेड़छाड़ की, तुमने सबूत नष्ट कर दिए। दूसरी तरफ डेनी अपने बीमार पिता से मिलने गया था कि तभी उसका फोन बजा। कॉल जेम्स का था। मैंने किसी की एक झलक देखी, शायद वही जिसने बम रखा था। जेम्स की आवाज शांत लेकिन भारी थी। पहले अपनी देखभाल करो, इलाज करवा लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। बाद में उसने अपनी माँ से उसके सौतेले पिता के बारे में पूछा, जिसकी तबीयत अब गंभीर थी। उस रात जिन अपने घर में दाखिल हुआ, कमरा पूरी तरह अंधेरा था। फिर एक आवाज ने खामोशी तोड़ी, डरो मत, मैं ही हूँ। शकाल पहले से ही इंतजार कर रहा था। सारे छिपे हुए कैमरे और माइक्रोफोन हटा दिए गए थे। लाइटें जल उठी। जिन ने घूर कर पूछा, क्या तुमने डोंग के घर में धमाका करवाया? शकाल ने तंज भरी मुस्कान दी। तुम तब मुझे हीरो कहा करते थे। तुम हीरो नहीं हो, जिन कड़क स्वर में बोला। शकाल के चेहरे पर क्रोध छा गया। उसने खिलौना उठाया और जिन पर प्रहार कर दिया। तुमने मुझे जो कुछ भी सिखाया है वही मैं जानता हूँ और अब मैं अपने नए हीरो से मिलना चाहता हूँ। मैं खुद भी उसे ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहा हो? शकाल ताने से बोला। मैं बस मिलने गया था, पर वो इतना घबरा गया कि भाग निकला। मुझे उससे मिलने का इंतजाम करो, तब तक मैं ये तुम्हारी किताब ले लूंगा। जब शकाल जाने लगा तो जिन ने पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया था कि शकाल की खासियत यही थी कि वो पहले से जान लेता था कि कोई उसे मारने की कोशिश करेगा। वो आसानी से बच गया। इसी बीच जैकी वीडियो गेम खेल रहा था। उसके बगल में एक अजनबी बैठा था। जैकी ने जैसे उसकी ओर देखा, फिर वही अंधेरा आवेग फिर जाग उठा। हत्या करने की जबरदस्त प्रवृत्ति, पर जैकी ने खुद को रोका, चुपचाप निकल लिया ताकि किसी को शक न हो। उसी समय डिटेक्टिव जेम्स जिनके घर पूछताछ के लिए जा रहे थे, वहां उसे शकाल मिला। तुम कौन हो? शकाल ने पूछा। पुलिस, जेम्स ने सख्त आवाज में कहा। बिना हिचकिचाए शकाल ने उसे इमारत से नीचे फेंक दिया। बाद में पुलिस ने जिन को उठा लिया और थाने ले आई, पर जिन जोर देकर बोला कि वो सिर्फ डेनी से ही बात करेगा। मैंने बाहर लड़ाई की आवाज सुनी, जिन कांपते हुए समझाने लगा। मैं बाहर गया, तुम्हारा दोस्त वो जमीन पर पड़ा था, इमारत से फेंक दिया गया है। डेनी का गुस्सा भड़क गया। उसने अपनी बंदूक निकाली। सच बता वरना गोली मार दूंगा। डर के मारे जिन टूट गया। ये शकाल था, उसने ये किया, वो वापस आ गया है। कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट हुई। एक कॉलेज का लड़का और लड़की कार से कटने से बाल बाल बच गए। गुस्से में लड़के ने ड्राइवर पर बुरी गालियां दी, पर उसी गाड़ी के पीछे की सीट पर शकाल बैठा खामोशी से देख रहा था। बाद में डेनी ने जिन से सामना किया। अगर तुम पहले बताते तो मैं उसे पकड़ चुका होता। जिन ने भीख मांगी। वादा करो जैकी को मत बताना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। डेनी की आवाज गंभीर थी। छिप जाओ वरना अगला मरने वाला तुम ही होगा। बाहर डेनी ने बाकी अफसरों को बताया। जेम्स ने वहां शकाल को देखा था, लेकिन एक पुलिस वाला आग उगलने लगा। अगर हमने तुम्हारी लीड का पालन ना किया होता तो मेरे साथी आज सस्पेंड नहीं होते। डेनी की सहनशीलता टूट गई। वो गुस्से में वहां से चल दिया। इसी बीच शकाल ने उन्हीं लड़के और लड़की को पकड़ लिया जिन्हें वो छत से देख रहा था। उसने लड़के को बेरहमी से पीटा। तुम बच्चे, तुम्हें सम्मान का कुछ पता नहीं, बड़ों का भी, अपने आप का भी नहीं। पर यह तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे माता पिता की गलती है। अगर वे 2 बार तुम्हें थप्पड़ मार देते जब तुम बदतमीजी करते तो तुम इतने बिगड़े नहीं निकलते। वो लड़की की ओर मुड़ा और फिर उसने उसे भी मार डाला। उस रात जैकी बेचैन अपने बिस्तर पर पड़ा था। टीवी पीछे झिलमिला रहा था। एक आदमी ने हत्या की और भाग गया, खबर फैलाने वाले ने कहा। जैकी की रूह कांप गई। रिपोर्ट उसी आदमी के बारे में थी जो अभी थोड़ी देर पहले उसके पास बैठा हुआ था गेम खेलते हुए,
और जैकी उसे खोजने निकल पड़ा। इसी बीच डेनी अपने पिता के साथ बैठा था कि फोन फिर बजी। लाइन पर नया कप्तान था। कुछ ही पलों में वो आदमी खुद मिलने आ पहुंचा। डेनी, कप्तान ने तात्कालिक स्वर में कहा, मुझे शक्ल पकड़ने में तुम्हारी मदद चाहिए। तुम ही उसे अच्छी तरह जानते हो। इस बार उसने एक निर्माण कंपनी के चेयरमैन की पोती को मार दिया। कहते हैं जो भी ये केस सुलझाएगा उसे प्रमोशन तय है। कृपया मदद करो, तुम कल से फिर ड्यूटी पर आ सकते हो। अगले सीन में जिन उस निर्माण कंपनी गया जहां चेयरमैन की पोती मारी गई थी। उसका फोन बजा। जैकी था। जिन बाहर जाकर कॉल लेने लगा। बताओ, जैकी ने पूछा, और शक्ल किस तरह का आदमी है? जिन की याद उसे उनकी पहली मुलाकात पर वापस ले गई। शक्ल ने निर्दयता से 4-5 लोगों को अकेले ही पीटा था। छुप कर रहो, जिन ने चेतावनी दी। सब मुझ पर छोड़ दो। पर जैकी की आवाज स्थिर थी। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वापस अंदर। जिन ने चेयरमैन के लोगों को बताया कि प्लान बदल गया है। उसी वक्त शक्ल अपने कमरे में बैठा हुआ था। शांति से उन चिट्ठियों को पढ़ रहा था जो उसने कभी अपने पीड़ितों से लिखवाई थी, जिसमें वे अपने हाथों से अपने अपराध स्वीकार कर लेते थे, फिर उसे मार दिया जाता था। उसका फोन बजा। जिन का संदेश आया, जैकी तुम्हें मिलना चाहता है। शक्ल ने तंज मारी मुस्कान दी और जैकी को वीडियो कॉल कर दी। तो तुम मुझे मिलना चाहते हो? तुम बहादुर निकले। ठीक है, जल्दी आओ, एयर क्लब पर मिलो। जैकी दिए गए पते पर पहुंचा। शक्ल पहले से ही वहां बैठा। उसकी आंखें तेज थीं। मैंने सुना है तुम हमेशा जानते हो किसे मारना है। शक्ल ने दबाव डाला। फिर भी जैकी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम जैसे मारते हो गवार लगते हो। शक्ल ने ताना मारा। तभी स्कॉर्पियन गैंग घुस आई। उनका नेता बोला, बांध दो, हम खुद संभाल लेंगे। शक्ल ने जैकी की ओर कहा, तुम जानते हो वे अपराधी हैं? जैकी ने सिर हिलाया। हाँ, तो अपना सवाल पूछो। शक्ल ने कहा, मेरी किताब कहाँ है? जैकी ने मांगा। मैंने अभी पढ़ना खत्म नहीं किया, पर उस मोटे आदमी पर ज्यादा भरोसा मत करना। एक गलती और वो तुम्हें छोड़ देगा। मैं वैसा नहीं हूँ, मेरे साथ काम करो। पर जैकी की आंखें ने अलग कहानी बोलती। वो शक्ल को मारना चाहता था। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हारी गलतियां माफ हो जाएंगी। दुनिया के लिए अच्छा करने की कोशिश में गलतियां होती हैं। आज रात सोचो और सुबह मुझे जवाब देना। जाते हुए जैकी ने झपटा, पर शक्ल तैयार था। उसने जैकी को कमरे के पार फेंक दिया, फिर उसके पीछे जाकर थप्पड़ जड़ दिया और खरोचते हुए कहा, मेरे पास एक ताकत है। मैं पहले से जान लेता हूँ कि मुझ पर हमला कब होने वाला है। शायद तुम्हें मार देना बेहतर होगा। इस बीच स्कॉर्पियन गैंग फिर लौट आई। जैकी अफरा तफरी में बच निकला। भाइयों, शक्ल ताने मारते हुए बोला, बार बंद है, कल आओ। पर वे गरजे, हम तुम्हें लेने आए हैं। बाहर जैकी ने जिन को बंधा पाया। उसने जल्दी से उसके हाथ खोल दिए। जब जैकी जाने लगा तो जिन ने भीख मांगी, मुझे एक और मौका दे दो। पर जैकी कांपते हुए रो पड़ा, मैं इतना डर गया हूँ। तभी एक गोली चली। वो शक्ल ने चलाई थी। उसने अकेले ही पूरी स्कॉर्पियन गैंग पर टूट पड़ा और उन्हें धराशाही कर दिया। अंत में उसने एक गैंगस्टर को पकड़ा और चेयरमैन को फोन करवाया। सर, वो पिछली गली से भाग निकला, हम उसे पकड़ नहीं पाए। कॉल के बाद शक्ल ने पूछा, तुम्हारे बॉस ने क्या कहा? आदमी ने कहा, उन्होंने कहा कि उसे जिंदा पकड़ा जाना चाहिए ताकि वो अपनी पोती की मौत का बदला ले सके। शक्ल हंस पड़े। तो वो उस लड़की का दादा है, तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। जब पुलिस आई तो उन्होंने जगह की तलाशी ली, पर किसी को जिंदा नहीं पाया। बाद में डैनी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसे होटल के सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए। उसमें उसने बाहर इमारत के पास जिन और जैकी दोनों को पहचाना। एक महिला ऑफिसर ने कहा, मेरे पास शक्ल की भी फुटेज है। वो एक कार में बैठा हुआ था। दूसरे पुलिसकर्मी इलाके में घूमकर शक्ल की फोटो दिखा रहे थे। एक आदमी ने बताया कि लगभग 1 घंटे पहले कुछ गुंडे भी पूछताछ कर गए थे। ऊपर छत पर शक्ल ने उन्हें देखा। पुलिस और गुंडे दोनों उसे ढूंढ रहे थे। जब अफसरों ने उसके घर छापा मारा तो वहां पीड़ितों के लिखे माफी के ढेर पत्र पाए और नोटों में वे लोग मरने से पहले अपने अपराध स्वीकार कर लेते थे, फिर उसे मार दिया जाता था। इसी बीच जिन और जैकी भागने की योजना बना रहे थे। हम दक्षिण की ओर चलेंगे, जिन ने वादा किया। साथ मिलकर वे जैकी के शहर गए और वहां एक महिला के नाम पर डुप्लीकेट सिम कार्ड ले लिए। पर उसी रात जैकी चुपके से घर से निकल पड़ा। वो रात की सड़कों पर धीरे धीरे चला, अपने घर की ओर बढ़ा। उसकी नजर एक दीवार पर चिपके हुए पोस्टर पर पड़ी, उसी की मिसिंग नोटिस। कुछ कदम आगे उसने अपनी माँ को चिंतित और अशांत देखा। दूरी बनाकर उसने उसे चर्च तक जाते हुए पीछा किया। शहर के कहीं और शक्ल ने चेयरमैन का भरोसेमंद आदमी पकड़ लिया था। उसे बुरी तरह पीटते हुए उसने चेयरमैन के ठिकाने के बारे में पूछताछ की, फिर भी पुलिस उसके पकड़ने से बहुत दूर थी। डेनी घटनाओं को जोड़ते हुए गुर्राया, ये हरामी चेयरमैन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पहले हम पहुंचे।
चेयरमैन के हवेली के अंदर उसकी असिस्टेंट ने बाहर रखे गार्ड्स को फोन किया और कहा कि अगले 1 घंटे तक चेयरमैन के कमरे में ना जाएं। पर यह आदेश चेयरमैन का नहीं था, ये शक्ल ने उससे करवाया था। उसी समय बूढ़े आदमी को एक कुर्सी से बांधा गया था और वो शक्ल के सामने था। शक्ल ने अपनी असिस्टेंट को नींद की गोलियां दी। कुछ ही पलों में वो भी बेहोश हो गई। बाहर गार्ड्स आपस में गपशप कर रहे थे। अंदर शक्ल का सुर तंज भरा था। मित्र, आज मैंने तुम्हारा पूरा कुंडा निकाल लिया है। तुम शक्तिशाली आदमी हो। छोटे बदमाशों से लेकर सरकारी अफसरों तक सारा संसार तुम्हारे पांव में है। पर मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ। जिस बिल्डिंग को तुमने गिराया उसमें हजारों मरे और तुम्हारी पोती वो केवल तुम्हारी लोभ का शिकार थी। जब दुनिया कल तुम्हारी मौत की खबर देखेगी तो एक ऐसे आदमी का धन याद करेंगे जिसने तुम्हें मारा। शक्ल ने पैसा और कलम बढ़ाए। लिखो अपना पछतावा। इसी क्षण डेनी ने दखल देते हुए कहा, चेयरमैन को छोड़ो। शक्ल ने तंज कसते हुए अपनी पकड़ को मजबूत किया। उसकी गर्दन पर चाकू चला गया। अगर मैं अभी खींच लूं तो हवा निकल जाएगी। मार डालने के बाद मैं सब सबूत के साथ आत्मसमर्पण कर दूंगा, है ना भाई? डेनी ने गन उठाकर खाली कारतूस चलाकर डराने की कोशिश की। शक्ल हंस पड़ा। तुमने कभी किसी को नहीं मारा डिटेक्टिव। अब तुम अपने पिता की मौत का बदला लेने आए हो। क्या हुआ? तुम क्यों ट्रिगर नहीं खींच रहे हो? मैं तुम्हें मारना सिखाऊं? और फिर ठंडे खून से शक्ल ने चेयरमैन की गर्दन काट दी। पुलिस भीतर आकर उसे दबोच कर ले गई। उसे खींचते हुए बाहर ले गई। हंसते हुए वो डेनी की ओर मुड़ा। रिपोर्टर जल्दी से जगह पर आ जाएंगे। जब तुम उनका सामना करो तो उदास दिखना, जैसे तुमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन असफल रहे। और हाँ, मैंने आदेश दिया कि तुम्हारे पिता को पुलिस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। इसी बीच जिन ने जैकी से अपने दिल की बात कही। जब मैं छोटा था तो डाकुओं ने मेरे माता पिता को मार दिया था। मेरे रिश्तेदार आए, खाया पिया और सब भूल गए। किसी ने भी हत्यारे को ढूंढने की कोशिश नहीं की। उस दिन मैंने सीखा कि न्याय का बोझ उठाने के लिए ताकत चाहिए, लेकिन मैं कमजोर था। इसलिए मैंने तय किया कि मैं दूसरों से ताकत उधार लूंगा। थाने में शक्ल हथवरी लगाए पुलिस वैन के अंदर बैठा था। वो बड़बड़ाया, मेरे हाथों का खून जम रहा है, मेरी हथकड़ी थोड़ी ढीली कर दो। पुलिस वालों ने उसे अनदेखा किया। उसने धीरे से हाथ उठाया जैसे उसे दर्द हो रहा हो। एक पुलिस वाले ने बाहों चढ़ाई और अपने साथी से कहा, थोड़ी ढीली कर दो। जैसे ही ताला खुला, शक्ल ने हमला कर दिया। उसने वैन ने मौजूद सभी पर बेरहमी से वार किया। ड्राइवर तक को चाकू मार दिया, जिससे वैन सड़क से उतरकर पलट गई। हादसे के बाद शक्ल रेंगता हुआ बाहर निकला और रात में भाग गया। अगले दिन चेयरमैन के अंतिम संस्कार पर उसके बेटे ने कप्तान से कहा, उस अपराधी को ढूंढो जो तुम्हारी हिरासत से भाग गया। उसके साथियों को भी पकड़ो, नहीं तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। बाद में जब जैकी और जिन खाना खा रहे थे तो टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई। पुलिस शक्ल और उसके 2 साथियों की तलाश कर रही है। स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें दिखाई गईं। हलचल मच गई। जिन उस डेंटिस्ट के पास गया जिसकी धोखाधड़ी उसने पहले छिपाने में मदद की थी, पैसे की उम्मीद में। लेकिन ये खबर जैकी की बहन और माँ तक भी पहुंच गई। कुछ देर बाद जैकी कार चलाते हुए गुस्से में सड़क के किनारे रुक गया। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, जिन ने उसे सांत्वना दी। मेरे पास एक और योजना है। हम जहाज से गुप्त रूप से अरब देश जाएंगे। वे एक एजेंट के पास गए ताकि रास्ता तय कर सकें, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा था। थोड़ी देर बाद जिन का फोन बजा। उसे लगा डेंटिस्ट होगा, लेकिन फोन पर शक्ल की ठंडी आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? पुलिस हमारे तीनों के पीछे है। अब हम दोस्त हैं, तुम मुझे यहाँ छोड़ नहीं सकते। शांति से ऑस्टिन फैक्ट्री आ जाओ। जब जैकी ने पूछा कौन था वो, जिन ने झूठ बोला, डेंटिस्ट था। कुछ देर बाद जिन ने हाईवे पर गाड़ी रोकी। सुनो, तुम्हें अकेले जहाज से जाना चाहिए। हम साथ गए तो पकड़े जाएंगे। मैं बस से घूम कर आता हूँ। वो बस का टाइम देखने चला गया। पर जब वो गया हुआ था तो जैकी ने जिन का फोन हैक कर लिया और उसका लोकेशन ट्रैक करने लगा। फिर दोनों अलग हो गए। जैकी टैक्सी से पोर्ट पहुंचा। उसने अपना नकली पासपोर्ट और आईडी एक आदमी को दिया और वेटिंग रूम में बैठा रहा। उसने बैग खोला तो एक लेटर मिला। उधर जिन डैनी के घर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ पहुंचा। जिन की आवाज आई, मुझे पता है शक्ल कहाँ है। पर डैनी का चेहरा सख्त हो गया। पहले ये बताओ, उस रात तुम होटल में क्या कर रहे थे? जानते हो कितने लोग तुम्हारी वजह से मारे गए? तुम भी निर्दोष नहीं हो। जिन ने गुस्से से कहा, तुम चेयरमैन को नहीं बचा सके। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। शक्ल को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। डैनी ने बीच में ही काट दिया। उसी समय डैनी की माँ अपने पिता के कमरे में गई, लेकिन वहाँ शक्ल पहले से ही बैठा था। उसी समय डैनी का फोन बजा और वो जल्दी में वहाँ से निकल लिया। कहानी अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ी। जैकी ने बैग में रखा जिन का लेटर खोला।
कहानी में लिखा था, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे यहाँ अपना काम खत्म करना है। जिंदगी में हमें कई रास्ते मिलते हैं और हमें सही रास्ता चुनना होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो मेरी गलती थी, अब सब कुछ ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। जैकी के हाथ कांप रहे थे। उसने लेटर नीचे रखा और चुपचाप चल पड़ा। इसी बीच डेनी हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसे दिल तोड़ देने वाली खबर मिली। उसके पिता की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी माँ बच गई थी। उसके साथी ने कंधे पर हाथ रखा, घर जाओ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। पर डेनी ने सिर हिलाकर नहीं कहा। वो बाहर गया, कार खोली और ग्लव बॉक्स से बंदूक निकाली। पीछे की सीट की छाया से जिन निकल आया। डैनी ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे शक्ल के पास ले चलो। कप्तान उसे रोकने दौड़ा। डैनी, मुझे अफसोस है जो हुआ, घर जाओ और आराम करो, हम शक्ल को पकड़ लेंगे। डैनी ने बस सिर हिलाया, इंजन स्टार्ट किया और निकल गया। जैसे ही वो गया, बाकी अफसर कप्तान के पास भागे। सर, डैनी बदले के लिए शक्ल के पीछे गया है। रास्ते में जिन ने डरते हुए पूछा, अब क्या करने वाले हो? तुम जैकी को कुछ नहीं बताओगे ना? चुप रहो, डैनी ने झिड़क दिया। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ शक्ल को पकड़ने में, जिन बोला। उसके बाद तुम जो चाहो करो, पर मुझसे वादा करो कि जैकी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उधर जैकी ने भी एक कार चुरा ली थी और जिन की लोकेशन ट्रैक कर रहा था। डैनी की कार में जिन ने फिर कहा, जिन्हें हमने मारा वो सब गुनहगार थे, उन्हें मरना ही था। डैनी ने ब्रेक मारे और उसे बाहर घसीट लिया। गुस्से में बोला, तुम लोग कौन हो? क्या खुद को भगवान समझते हो? जिन ने उसकी आंखों में देख, और तुम शक्ल के पास पुलिस वाले बनकर नहीं, बदले के लिए जा रहे हो। आखिरकार जिन अकेला फैक्ट्री पहुंचा, जहां शक्ल उसका इंतजार कर रहा था। शक्ल ने ताना मारा, मत बताओ कि तुम अकेले आए हो, ऐसा तो मजेदार नहीं होता। मुझे पता है तुमने कोई चाल चली है, अगर ये सच है तो ये बहुत दिलचस्प होगा। कुछ पल बाद डैनी अंदर आया। मुझे पता था तुम आओगे। शक्ल हंस पड़ा, बस ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे, और ये मोटा आदमी तुम्हें मेरे पीछे लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पकड़ने के लिए नहीं। डैनी ने दांत पीसते हुए कहा और बंदूक उठाई, मारने के लिए। शक्ल मुस्कुराया, तुम्हारे पिता सालों तक तकलीफ में रहे, मैंने उन्हें उस दर्द से आजाद कर दिया, तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए। डैनी ने बंदूक सीधी की, लेकिन उसकी उंगली ट्रिगर पर रुक गई। शक्ल ने उसका मजाक उड़ाया, गोली चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। तभी जैकी अंदर घुसा। शक्ल की आंखें चमक उठी, अब असली मजा शुरू होगा। उसने जैकी पर गोली चलाई, सब झुककर बचने लगे। जैकी पीछे से झपटा और शक्ल के पेट में चाकू घोंप दिया। दोनों के बीच बंदूक के लिए झगड़ा शुरू हो गया। जिन भी लड़ाई में कूद पड़ा। डैनी ने भी बंदूक उठाई और शक्ल पर निशाना साधा, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। अफरा तफरी में एक गोली चली और जिन को लग गई। जैकी उसके पास गिर गया, टूटे दिल से बोला, हमने वादा किया था कि हम यहाँ से साथ निकलेंगे, तुम यहाँ क्यों आए? खून से लथपथ शक्ल ने जैकी की ओर देखा। सच बताओ, क्या भगवान ने तुम्हें सच में ये ताकत दी है कि तुम जान सको कौन दोषी है? क्या तुम सच में मुझसे अलग हो? अपनी बकवास बंद करो, डैनी चिल्लाया। लेकिन शक्ल की आवाज शांत थी। डैनी, मेरे बेटे, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? क्या तुम सोचते हो वो बेगुनाह है? मुझे परवाह नहीं मेरी माँ ने क्या किया। डैनी कर जा, बस अपना मुंह बंद रखो। शक्ल कड़वी हंसी हंसा, तुम सोचते हो मैंने तुम्हारा घर तबाह किया? नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को छुआ तक नहीं। तुम्हारे पिता का दोस्त था जिसने उसके साथ सोया था। अगर तुम मुझे मार दोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारा घर सच में किसने तोड़ा। उसकी आंखें गहरी हो गईं, आवाज और तेज। जब मैं ड्यूटी पर था, एक बार सबके लिए ठंडे पेय लेकर आया था। तुम्हारे पिता ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। मैंने कुश्ती, जूडो, बॉक्सिंग सीखी, रात रात भर केसों पर मेहनत की, लेकिन उनकी नजरों में मैं हमेशा बेवकूफ था। एक बार कैंटीन की एक औरत चीन जा रही थी। तुम्हारे पिता ने उसे एक दोस्त का सामान देने को कहा। उसे एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। तब मुझे सच्चाई पता चली। तुम्हारे पिता जब भी ड्रग जब्त करते, उसका आधा हिस्सा छिपाकर बाद में बेच देते थे। जब मैंने उस औरत को छुड़ाने की गुहार लगाई, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। बोले, मैं सीनियर हूँ, दखल नहीं दूंगा। यही था तुम्हारा पिता। उसने मुझे बार बार पीटा, मेरे प्रमोशन रोक दिए ताकि मैं कभी आगे न बढ़ सकूं। आखिर में मैं उसकी क्रूरता, भ्रष्टाचार और अहंकार से तंग आ गया और उसका सिर फोड़ दिया। उसी वक्त जैकी डैनी के पीछे खड़ा था। शरीर तन गया था। उसकी अजीब शक्ति उसे संकेत दे रही थी, डैनी को मारने का संकेत। शक्ल जहरीली मुस्कान के साथ बोला, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है डैनी। तुम्हारा बाप भ्रष्ट पुलिस वाला था और तुम्हारी माँ झूठी औरत। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। डैनी का गुस्सा फट पड़ा।
जैकी आगे बढ़ा, आंखों में आग थी। मुझे बंदूक दो, मैं इसे मार दूं। तुमने कभी किसी की जान नहीं ली डैनी, ने कहा। लेकिन इससे पहले कि जैकी कुछ करता, शकल ने अपने पेट से चाकू निकाला और जैकी पर झपटा। उसी पल डैनी ने बंदूक उठाई और गोली चला दी। गोली शकल को चीरती हुई निकल गई, उसे हमेशा के लिए चुप कर गई। जैकी ने निर्जीव देह को देखा और ठंडी आवाज में कहा, जान लेना इतना आसान नहीं होता। उसने शकल के सामान की तलाशी ली और अपनी खोई हुई किताब पाई। उस पर लिखा था, क्राइम एंड पनिशमेंट। डैनी के पिता की मौत के बाद पुलिस ने उन्हें याद किया और एक ईमानदार अफसर के रूप में श्रद्धांजलि दी। लेकिन शोक मनाने वालों के बीच डैनी की नजर एक आदमी पर पड़ी, उसके पिता का तथाकथित दोस्त, वही जिसने उसकी मां के साथ संबंध बनाए थे। दोनों की नजरें मिली और वो आदमी शर्म से नजरें झुका गया। उधर जेम्स, डैनी का वफादार साथी, ब्रेन सर्जरी के बाद धीरे धीरे ठीक हो रहा था। मुस्कुराते हुए उसने डैनी से कहा, यहाँ एक नर्स है जो मुझे पसंद है। ठीक होते ही मैं उसे शादी के लिए पूछूंगा। कुछ समय बाद डिटेक्टिव ली ने डैनी से कहा, तुम्हें निलंबित कर दिया गया है। तुमने अपील क्यों नहीं की? अगर तुम आत्मरक्षा का दावा करते तो बच सकते थे। डैनी ने सिर हिलाया। मैंने गलती की थी और उसकी सजा मिली। उसने एक फाइल खोली। हमने जांच की। पिछले 5 सालों में शकल ने 30 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी। लंबे समय तक खोजने के बाद हम उसे ढूंढ पाए और मार दिया। उसका एक साथी भी था, जिन, उसने हर हत्या में उसकी मदद की थी। वो भी अब मर चुका है। सबूतों से हमें पता चला कि शकल अपने हर शिकार के बारे में पहले अच्छी तरह जानकारी जुटाता था। हमें उसके पास बहुत से हथियार भी मिले। वो बहुत सावधान था। किसी भी जगह उसकी उंगलियों के निशान नहीं मिले। उसकी नजरें तेज हो गई। लेकिन डैनी, तुम एक लड़के जैकी के पीछे क्यों पड़े थे? हमें उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या वो उस रात वहां था? डैनी की यादें लौट आई। उसे दिखा जैकी उसके सामने खड़ा है। अंधेरे में जिन अपने दोस्त के लिए रहम की भीख मांग रहा है। और उस रात डैनी की आवाज गूंजी, आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ जैकी, लेकिन एक दिन तुम पकड़े जाओगे। उसने डिटेक्टिव वी को कुछ नहीं बताया, फिर वहां से चला गया। कुछ ही पलों बाद आग ने उस ठिकाने को घेर लिया। लपटों ने सब कुछ निगल लिया, शकल का शरीर, जिन की यादें और जैकी की किताब। जब तक पुलिस वहां पहुंची, जैकी वहां से गायब हो चुका था। कुछ दिनों बाद बर्फ गिर रही थी। जैकी की माँ चर्च से घर लौटी तो देखा कि उनका पति बाहर रास्ते से बर्फ हटा रहा है। उन्होंने पूछा, इतनी ठंड में बाहर क्यों गए? वो हैरान होकर बोले, मैं तो बाहर गया ही नहीं। उनका दिल रुक सा गया। वो बाहर बर्फ में कदम रखती हैं और समझ जाती हैं जैकी यहाँ आया था। लेकिन जैकी की आजादी ज्यादा दिन नहीं चली। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। थाने में डिटेक्टिव ली ने डैनी से कहा, हमें उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, सिर्फ तुम्हारी गवाही ही तय करेगी कि उसका क्या होगा। डैनी ने जैकी की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। गवाही न होने के कारण जैकी को छोड़ दिया गया। समय बीता। एक दिन डैनी च्युइंगम खरीदने एक दुकान में गया। काउंटर के पीछे टीवी पर खबर चल रही थी। किम की लाश मिली है। वो 3 साल पहले हुई एक भयानक हत्या का आरोपी था। डैनी सन रह गया। उसे समझ आ गया कि ये काम जैकी ने किया है। उधर जैकी अंधेरी गलियों में भटक रहा था। एक अजनबी उसके कंधे से टकराया। उसी पल जैकी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वही पुराना एहसास, वही मारने की तीव्र इच्छा। और इसी के साथ ये अद्भुत वेब सीरीज खत्म हो जाती है। दोस्तों, शायद इसका दूसरा सीजन आए, शायद नहीं। अगर आया तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए अलविदा।